नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का दवा है, जो मेडिसिन है, उसको आप बोल सकते हो कि एंटीबायोटिक की दुनिया में छोटा मोटा ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि जब कोई नॉर्मल मेडिसिन या नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाता है या कोई और दवा समझ में नहीं आता है कि आप प्रिस्क्राइब किया जाए, उस वक्त इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये छोटा मोटा ब्रह्मास्त्र है एंटीबायोटिक की दुनिया का। इसका नाम है आपको सेफोरुक्सीम। सेफोरुक्सीम सेफेलोस्पोरिन का सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक है। इसको आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी बोल सकते हो। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। अगर इसके काम करने के तरीके की बात करें तो जैसे बाकी आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक काम करते हैं, वैसे ही इसका भी काम है। ये भी बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है। बैक्टीरिया में जो प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पाया जाता है, ये एक तरह का एंजाइम भी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस के लिए। ये क्या करता है कि उसके ऊपर बाइंड करता है। जब बाइंड कर जाता है तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से पेप्टाइडोग्लाइकोन का फाइनल स्टेज में जाके सिंथेसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको इनहिबिट कर देता है। तो जब पेप्टाइडोग्लाइकोन का फाइनल स्टेज में सिंथेसिस नहीं होता है तो उसके बाद सेल वॉल रिपेयर नहीं हो पाता है, नया सेल वॉल नहीं बन पाता है। तो धीरे धीरे ऑस्मोटिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है बैक्टीरियल सेल में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये दो रूट में पाया जाता है। एक आपका पेरेंटल रूट है, आपका ओरल रूट है। तो जब इसको ओरल रूट से लेते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये आसानी से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी बायोलिटी 50% के करीब होती है। अगर इसको आईवी रूट से लेते हैं, इंट्रावेनस रूट से लेते हैं, तो ये 30 से 60 मिनट में ब्लड में पीक कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है। इसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ आपको 1.5 to 2 आवर्स के बीच का, यानी 1.5 से 2 घंटे के बीच का है। उसके बाद ये किडनी के थ्रू, आप बोल सकते हो कि ट्यूबुलर सिक्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के साथ। 70% ड्रग ऑलमोस्ट आपको अनचेंज फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसका यूजेस आप कहीं भी कर सकते हो। जैसा हम लोग बात किए थे कि छोटा बड़ा ब्रह्मास्त्र है, तो कहीं भी कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले इसका यूज़ होता है आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। हर तरह का जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, दो तरह के इन्फेक्शन में काम करता है। टॉन्सिलाइटिस ले लो, जिसमें आपकी जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, लाल हो जाते हैं, कुछ खाने पीने में नहीं बनता है, घोटने में नहीं बनता है, या उसके पीछे जो वॉल है गला का, उसमें फेरेंजाइटिस जिसको बोलते हैं, उस केस में भी जब वो पार्ट आपका लाल हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस केस में इसका यूज़ करते हैं जब कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा होता है। जैसे सिफेक्सिम हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया या एजिथ्रोमाइसिन हो गया। उसके अलावा आपको ये निमोनिया में और ब्रोंचाइटिस, यानी कि जो चेस्ट का जो इन्फेक्शन होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा इसको आप ईयर इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हो। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जिसमें ओटाइटिस मीडिया ही बोलते हैं, वहाँ पे भी इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसके इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जब सर्जरी होती है तो सर्जरी को सुखाने के लिए जब दवा प्रिस्क्राइब होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मेजर सर्जरी हो चाहे माइनर सर्जरी हो, इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड वुंड होता है, घाव होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होता है, आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो उसको ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा सेलुलाइटिस और इम्पेटिगो, यानी कि जब चेहरे में बहुत ज़्यादा, खासकर होठ वाले पार्ट, किनारे पार्ट में और नाक वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा लाल लाल फुंसी जैसे हो जाते हैं, या फिर पूरे बॉडी में या पूरे स्किन में लाल कलर का फैलने लगता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका यूज़ हम लोग लाइम डिजीज़, इसको लोग बोल सकते हो टिक बॉर्न डिजीज़। लाइम डिजीज़ का मतलब होता है कि कोई कीड़ा वगैरह से काटने की वजह से किसी को बुखार बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द होता है, हाथ पैर में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत थकावट लगता है या आंखें लाल हो जाती है, उस केस में इसका यूज़ करते हैं। अगर इस इन्फेक्शन को जल्दी ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये धीरे धीरे हार्ट को और किडनी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके अलावा आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हो, खासकर वैसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जहाँ पर नॉर्मल जो एंटीबायोटिक जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन काम नहीं कर पाते या सिप्रोफेन काम नहीं कर पाते, वहाँ पे इसको देते हैं। यानी अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड दोनों तरह के यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें आप बोल सकते हो पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि किडनी का जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे, या सिस्टाइटिस यानी यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सेप्टिसेमिया, यानी सेप्टिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जब किसी को सेप्टिक हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो डोज जनरली 3 तरह के इसके हैं। 250 से लेके 1 ग्राम तक, यानी 250 mg से लेके 1000 mg के बीच के इसका डोज है। पर जनरली इसका 250 mg या 500 mg प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 2 बार, जरूरत पड़ने पे दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। बच्चे का जो डोज है वो 20 से 30 mg के बीच में है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वेट कितना है, उसका एज कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। वो भी दिन में 2 या 3 बार देते हैं। इसका अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है, जैसे आपको डायरिया, डिसेंट्री,
हेडेक, स्टमक पेन, डिजीनेस, कुछ नॉर्मल रेसेस, कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन और किसी को डायरिया देखने को मिल जाता है। अब एंटीबायोटिक का ये एक होता है कि किसी में डायरिया दिखाता है, किसी में कॉन्स्टिपेशन दिखाता है। आप बोल नहीं सकते हो किसमें ये क्या साइड इफेक्ट दिखाएगा, बट जनरली यही एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, किन किन दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले प्रोबेनासिड। अगर प्रोबेनासिड के साथ आप इसको लेते हो तो क्या होता है कि इसकी खुद की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपना नॉर्मल इफेक्ट दिखाने की वजह से ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। उसके अलावा अगर इसको आप वारफरिन के साथ लोगे तो ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। दो ऐसी दवाइयाँ जिसके बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो है आपका एक लूप डायबिटिक और दूसरा है अमीनोग्लाइकोसाइड। अगर इसके साथ कोई इसको लेता है तो किडनी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई इसको बर्थ कंट्रोल पिल के साथ लेता है तो बर्थ कंट्रोल पिल की काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और दूसरे एंटीबायोटिक के साथ इसको लिया जाए, मतलब जिसके साथ कॉम्पेटिबल नहीं है, कभी कभी कॉम्बिनेशन में चलता है, लेकिन अगर किसी के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है, अगर उसके साथ लिया जाए तो इसकी खुद की इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर प्रेगनेंसी में यूज़ की बात करें तो आप इसको प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हो, सेफ़ है, लेकिन हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के पूछ के ही यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिल्क के साथ बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करके बाहर निकलता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे के ऊपर थोड़ा ख़राब या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सके, तो वहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।